वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। हम भी इन सीरीज़ में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर भी बचे हुए मौलिक अधिकार संबंधित टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों को किस रूप में व्यक्त कर सकता है? बोलकर, लिखकर, कोई चित्र तथा कलाकृति बनाकर या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भी माध्यम अपना सकता है, बोलकर, लिखकर या कोई चित्र या कलाकृति बनाकर। जैसा कि आर्टिकल 19 का में वर्णित है, देश के सभी नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे सभी शामिल हैं। यथा कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को बोलकर, लिखकर, कला के विभिन्न स्वरूपों आदि में व्यक्त कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता बिल्कुल प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अगला, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। जी गलत है। किसी भी व्यक्ति को विद्रोह करने की आवश्यकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह नहीं। आप अहिंसक रूप से किसी भी संगठन में प्रतिरोध कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल है। सरकार की नीतियों का विरोध करने की स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि भारतीय नागरिकों को सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? लोक व्यवस्था के मामले में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में, न्यायालय की अवमानना में या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति लोक व्यवस्था के अनुरूप अपना भाषण या अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है तो उसके इस स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य रोक लगा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के विचारों या अभिव्यक्ति से विदेशी राज्यों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध परिवर्तित होते हैं, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और किसी नागरिक के विचारों से, नागरिकों के बयान से, अभिव्यक्ति से उन राज्यों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होते हैं, तो भी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से न्यायालय की अवमानना करता है तो भी उसके स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ कुछ अन्य आधार भी दिए हैं जिनके आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा सदाचार, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन के संबंध में इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में इन नागरिकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोष सिद्ध के संबंध में नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल नंबर 20 अनुच्छेद 20 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 20 में कहा है किसी भी व्यक्ति के अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में नागरिकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न किया हो। इसके अतिरिक्त उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जितना कि अपराध किए जाने के समय प्रचलित विधि में उल्लेखित हो। ऐसा आर्टिकल नंबर 20 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन दिया, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो अथवा उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो
अथवा पत्र को उजागर किया गया हो तो उपयुक्त के संबंध में किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो या उसका फोन टैप किया जा रहा हो या पत्र को उजागर किया जा रहा हो तो इस प्रकार का यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो अथवा उसका फोन टैप किया जा रहा हो या पत्र को उजागर किया गया हो तो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। तो हमें इसमें से ढूंढना है कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, काम पाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है क्योंकि यह काम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत तत्व किससे संबंधित है, ना कि मौलिक अधिकारों से। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ना कि मौलिक अधिकारों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 20 में यह वर्णित है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही उसे दंड दिया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 20 में यह उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति पर किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो मुकदमा चलाया जा सकता है ना ही उसे दंड दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। जी ये गलत है क्योंकि यह आर्टिकल 21 में प्राणियों एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण एवं व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऐसा उल्लेख आर्टिकल नंबर 22 में नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम किस न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी 2 और 3 असत्य है क्योंकि हमें असत्य कथन की ही खोज करनी थी। अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसा व्यक्ति जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें हमें असत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसा व्यक्ति जो किसी निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है पूर्णतः असहाय नहीं है, उसका मामला एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख 3 महीनों के अंदर रखना आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल सही है ये। अगला, ऐसे परामर्शदात्री बोर्ड में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने योग्य हों। ये गलत है क्योंकि ऐसे परामर्शदात्री बोर्ड में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने योग्य हों, ना कि उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 असत्य है क्योंकि हमें असत्य कथन की ही खोज करनी थी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किस प्रकार के अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख हमें आर्टिकल 23-24 में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मिलता है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है? लोगों के अवैध व्यापार का निषेध। अगला है, किसी प्रकार के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध। अगला ऑप्शन है, ये दोनों शामिल हैं। अगला है, बाल मजदूरी का निषेध जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या रेलवे जैसे जोखिमपूर्ण काम में लगाने पर प्रतिबंध हो। ये गलत है क्योंकि 18 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में का अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है
पूर्ण निषेध, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर शोषण के विरुद्ध अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी हमारा आर्टिकल 25 से 28 के बीच में वर्णित है। तो आर्टिकल 25 से 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार इस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।